तो क्या हाल चाल तुम लोगों के? बढ़िया, पढ़ाई चल रही है। अच्छा, तो पहले रेस्पिरेशन थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे क्या? ठीक है, तो रेस्पिरेशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस के बारे में। और ग्लाइकोलिसिस किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक लैंग्वेज में। कितने वर्ड थे? तो पहला कौन सा? ग्लाइकोज। और दूसरा लाइसिस। ग्लाइकोज मतलब शुगर, और लाइसिस मतलब स्प्लिटिंग, यानी ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है। अच्छा, ये जो ग्लाइकोलिसिस है, प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट? प्लांट में कि एनिमल में? यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर? मतलब ये सभी लिविंग में पाया जाएगा। और ये पार्शियल ब्रेकडाउन है कि कंप्लीट? पार्शियल। ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। और इसकी साइट क्या है? साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल। और 3 साइंटिस्ट ने इसका पता लगाया था। पहले कौन से? एम्बिजन, दूसरे मेयर हाफ, और तीसरे पारनास। और इसलिए इसे कहते हैं एएमपी पाथवे। कितने स्टेप होते हैं? 10। कितने एंजाइम? 10। और हमें कितने स्टेप याद करने? क्या बात कर रहे हो, सारे स्टेप याद करने हैं, एंजाइम एक याद करना है। तो एंजाइम पहले स्टेप पे कौन सा? हेक्सोकाइनेज। पहले स्टेप पे क्या होगा? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से ट्रायोज फॉस्फेट। दो बनेंगे। कौन से? DHAP एंड PGAL. PGAL is the phosphoglyceraldehyde and DHAP is the डाइहाइड्रोक्सी phosphate. अब जो PGAL है कन्वर्ट होगा किसमें? 1,3-BPGA. BPGA is the बेस फास्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-BPGA से 3PGA, 3PGA से 2PGA, 2PGA से पेप, और पेप से दिस इज ग्लाइकोलिसिस। कितने स्टेप पे एटीपी बन रहा है? कितने पे खर्च हो रहा है? कितने स्टेप पे वाटर रिलीज हो रहा है? NADH। एक बेटा, एक स्टेप पे। ठीक, एक स्टेप पे। कितने एटीपी बन रहे हैं? 4। कितने स्टेप पे? 2 स्टेप पे बन रहे हैं 4, दो दो करके। कितने खर्च हो रहे हैं? 2। कितने स्टेप पे? 2। यानी नेट गेन कितना आया? 2 एटीपी का नेट गेन है। एक NADH ETS से कितने एटीपी बनाएगा? 3। और FADH2 2। यानी 2 NADH से ETS के थ्रू एटीपी बनेंगे 6। और नेट गेन यहाँ पर है 2, तो 6 और 2 8। यानी टोटल गेन अगर पूछेगा तो कितना होगा? 8 एटीपी का टोटल गेन आएगा। नेट गेन कितना है? 2 एटीपी का नेट गेन यहाँ पर है। अब 2 स्टेप जहां पर एटीपी यूटिलाइज हो रही। पहला ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 2 स्टेप जहां पर एटीपी रिलीज हो रहा। पहला 1,3-BPGA से 3PGA, और दूसरा पेप से पायरुविक एसिड, पेप से पायरुविक एसिड। और NADH कहां बनेगा? PGAL से 1,3-BPGA। और PGAL कितने हैं? 2 होंगे। और DHAP भी PGL में कन्वर्ट होगा, और फिर वहां से दो दो मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाएंगे। देखो, जहां तक हमारा वन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, वहां तक एक मॉलिक्यूल है, और उसके आगे दो दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे। वाटर कहां पर रिलीज होगा? पेप से 3 PG, 3 नहीं 2 PGA से पेप के दौरान, और पेप से पायरुविक एसिड में एटीपी। तो ये क्लियर हो गया। एक बार फिर से बताओ। ग्लूकोज से, उसके बाद, उसके बाद 1,6 बिसफॉस्फेट, देन ट्रायोज फॉस्फेट, देन 1,3-BPGA, देन 3PGA, 2PGA, पेप, पायरुविक एसिड। खत्म हुई कहानी। अब जो पायरुविक एसिड, उससे कितने मॉलिक्यूल बने? 2।
और इस पायरुविक एसिड का जो फेट है, भविष्य, वो कितनी चीजों पर निर्भर है? 3। नंबर 1, हाँ, ऑर्गेनिज्म पर निर्भर है कि भाई प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट। दूसरा, सेलुलर नीड, भाई हमारी मसल सेल हैं, उनकी अगर जरूरत ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो अगर ज्यादा एनर्जी की जरूरत है तो एनारोबिक करेंगे, वो लैक्टिक एसिड बना देंगे। और तीसरा, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो एरोबिक, और नहीं है तो एनारोबिक। लेकिन अगर हम एनारोबिक कंडीशन की बात करते हैं तो एनारोबिक कंडीशन में हम फर्मेंटेशन की बात करते हैं, और फर्मेंटेशन कितनी तरह का है? 2। एक है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में कौन सा एंजाइम? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और यहां पर CO2 रिलीज होगा कि नहीं? नहीं रिलीज होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। दूसरी बात की यहां पर जो NAD है, सॉरी NADH जो है, वो रीऑक्सीडाइज होगा किसमें? NAD में। ग्लाइकोलिसिस में NAD से NADH बनता है, और यहां पर NADH से NAD बनता है। क्यों? क्योंकि अगर NAD नहीं बनाओगे तो ग्लाइकोलिसिस कैसे चल पाएगा बेटा? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस भी तो कंटिन्यूअसली चलानी है, तो रीजनरेट करना पड़ेगा ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो NADH बना है वो NAD में कन्वर्ट होगा कहां पर? ETS के थ्रू। वो एंजाइम नहीं, NADH डिहाइड्रोजिनेज, तो वहां पर कन्वर्ट होगा। दूसरा जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये कौन करेगा? ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। और जो ईस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगा उसमें एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज मतलब CO2 रिलीज होगा। पायरुविक एसिड में कितनी कार्बन? 3। इथाइल अल्कोहल में 2, यानी 1 CO2 रिलीज हो रहा है। तो यहाँ CO2 रिलीज हो रहा है, और टोटल जो ग्लूकोज में एनर्जी उसका कितना परसेंट निकलेगा? लेस देन 7%। और इसके लिए पॉइजन का काम करेगा अल्कोहल 13% पे। यानी अल्कोहलिक बेवरेजेस में 13% ज्यादा अल्कोहल हो सकता है। यस, कैसे? डिस्लेशन के द्वारा। बिना डिस्लेशन के 13 से कम ही होगा। बिना डिस्लेशन के कौन बनता है? वाइन एंड बियर। और विद डिस्लेशन विस्की, ब्रांडी और रम। और इन सबको बनाने के लिए एक ही माइक्रोब है, कौन सा? ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेवाइसी। बेकर्स ईस्ट की ब्रीवर्स ईस्ट, दोनों दोनों नाम है इसी के। ये बेकर्स ईस्ट भी और ब्रीवर्स ईस्ट भी है। ठीक है, अब अगर हमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है ग्लूकोज का, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप हैं? 4। पहला, ग्लाइकोलिसिस, कहां पर? साइटोप्लाज्म में। दूसरा, लिंक रिएक्शन, कहां पर? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा, क्रेब्स साइकिल, कहां? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और चौथा, ATS, कहां पर? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत पूछा गया है, ATS की साइट बहुत पूछी गई है। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस नहीं होगा, वहां क्या होता है? एकोमुलेशन ऑफ प्रोटॉन। दोनों अलग अलग सवाल हैं। प्रोटॉन का एकोमुलेशन कहां पर? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और ATS की साइट क्या है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब पायरुविक एसिड कहां बना? साइटोप्लाज्म में। अब अगर हमें लिंक रिएक्शन चलानी तो उसे ट्रांसपोर्ट करके कहां लाना है? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में लाने के बाद जो पायरुविक एसिड है, दिस इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम A, एंजाइम पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेज। यस, ये इंपॉर्टेंट है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में पायरुवेट डिकार्बोक्सिलेज है, जबकि लिंक रिएक्शन में पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है। और यहां पर एक मेटल चाहिए, कौन सा? मैग्नीशियम, Mg2+ चाहिए। साथ ही साथ कोएंजाइम A, कोएंजाइम A की जरूरत पड़ेगी यहां पर। और एसिटाइल कोएंजाइम A में कितने कार्बन? 2। और पायरुविक एसिड में तो एक कार्बन कहां गई? CO2। और एक पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने का मतलब कितने CO2 निकालने हैं? 3। एक कहां निकल गया? लिंक रिएक्शन में। 2 कहां निकलेंगे? क्रेब्स साइकिल में। ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब है कि इसमें कितने CO2 निकालते हैं? 6। तो अगर हम एक ग्लूकोज से कैलकुलेशन करें, कितने ग्लूकोज से? तो एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड? 2। कितने एसिटाइल को एंजाइम में? 2।
4 कहां से आ जाएंगे? एक स्टाइल को एंजाइम में कितनी कार्बन? तो 4 में 8 नहीं हो जाए? ग्लूकोज में कितने हैं? तो 2 उधार ले लेंगे क्या पड़ोसी से? तुम लोग भी ऐसी हरकतें करते हो। शुरुआत से चलते हैं। एक ग्लूकोज से कितनी पायरुविक एसिड? 2। कितने स्टाइल को एंजाइम में? 2 स्टाइल को एंजाइम में, मतलब कितनी कार्बन? तो 2 कहां गई? CO2। 2 CO2 निकल गए। कितने CO2 निकालने हैं? 6। बाकी 4 कहां निकलेंगे? क्रेब्स साइकिल। 1 टन में कि 2 टन में? 2 टन चलाने पड़ेंगे। और एक ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल 6 टन, और एक ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करने के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार। इतना समझ गए? अब जो लिंक रिएक्शन है, अगर हम एक ग्लूकोज से कैलकुलेशन करें तो लिंक रिएक्शन में कितने स्टाइल को एंजाइम बने? 2। कितने CO2? 2। कितने NADH? 2 NADH भी बन गए यहां पर लिंक रिएक्शन के दौरान। अब जो एस्टाइल को एंजाइम ए है, ये एंटर करेगा एक साइक्लिक पाथवे में, दैट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल, also named as TCA cycle, also named as citric acid cycle, also named as ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। पहली बार इसको इलुसिडेट किया किसने? हैंस क्रेब ने, और उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया क्रेब्स साइकिल। अब क्रेब्स साइकिल का पहला मेंबर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। C4 साइकिल में पहला स्टेबल प्रोडक्ट, और यहां पे पहला मेंबर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितनी कार्बन? 4। एस्टाइल को एंजाइम में 2। तो एस्टाइल को एंजाइम में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा और दोनों जुड़ गए। कितनी कार्बन? 6। क्या बना? सिट्रिक एसिड। एंजाइम सिट्रेट सिंथेज। यहां भी पहले स्टेप पे एंजाइम याद करना है, बाकी स्टेप के एंजाइम नहीं है। सिट्रिक से आइसोसिट्रिक। कितने कार्बन? 6। आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। कितनी कार्बन? क्रेब्स साइकिल में और कौन 5 वाला? कोई नहीं, यह अकेला ही 5 कार्बन वाला। और अब चूंकि 6 से 5 हुई तो एक CO2 कहां? एक CO2 निकल गई, और CO2 निकलेगी वहां पर NADH भी बन जाएगा, तो एक NADH बन गया। फिर अल्फा कीटो से सक्सिनाइल को एंजाइम ए में कितनी कार्बन? यानी एक कार्बन और कम पड़ी, एक CO2 एक NADH और निकल गए। अब सक्सिनाइल को एंजाइम ए से कितनी कार्बन? सक्सिनिक से कितनी कार्बन? फ्यूमेरिक से कितनी कार्बन? मैलिक से। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रीजनरेट हो गया, मतलब साइकिल कंप्लीट हो गई। तो यानी यहां पर 2 कंपाउंड हैं 6 कार्बन वाले, एक 5 वाला और बाकी सब 4। तो कौन से याद कर लें? 6 और 5 वाले याद कर लें। 5 वाला एक ही है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। 6 वाले 2 हैं, सिट्रिक एंड आइसोसिट्रिक, बाकी सब 4 वाले। तो क्रेब्स साइकिल में कितनी जगह CO2 निकलती है? 2 NADH, 3 FADH2, ATP एक जगह। तो CO2 2 जगह कहां? अल्फा के आगे पीछे, अल्फा के आगे पीछे, क्योंकि आइसोसिट्रिक से अल्फा एक 6 से 5 एक CO2 निकला, और अल्फा कीटो से सक्सिनाइल 5 से 4 एक और कार्बन कम पड़ी, तो अल्फा के आगे पीछे। NADH कितनी जगह बनेगा? 3। पहला दूसरा अल्फा के आगे पीछे, और तीसरा वाला मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। FADH2 एक जगह कौन सा? सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड। और GTP एक जगह सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड। GDP से GTP बना, and in couple reaction when GTP is converted into GDP, ADP is converted into ATP। तो एक क्रेब्स साइकिल में, सुनिएगा ध्यान से, किसमें? एक क्रेब्स साइकिल में कितने ATP? एक ATP, FADH2 एक, CO2 2 and NADH 3। एक क्रेब्स साइकिल की बात है। लेकिन हमारे पास एस्टाइल को एंजाइम में है कितने? 2 फ्रॉम 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसका मतलब कि हमें क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलानी? 2 बार। तो 2 बार साइकिल चला दो तो CO2 हो गए 4, ATP हो गए 2, FADH2 2 और NADH 6। और अगर लिंक रिएक्शन को भी जोड़ लेते हैं,
इसको लिंक रिएक्शन को जोड़ लेते हैं। तो लिंक रिएक्शन मतलब हम चले गए पायरुविक एसिड पर, और पायरुविक एसिड से लिंक रिएक्शन मिलाते हुए क्रेब्स साइकिल अगर मिला लें और एक ग्लूकोज से कैलकुलेशन करें तो जरा बताइएगा कितने CO2, 6, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया, 6 CO2, ATP 2, ATP 2 ही रहेंगे भाई। जब उसको मिलाएंगे तो केवल NADH में चेंज आएगा और CO2 में, बात समझ में आ रही है ना। FADH2 दो ही रहेंगे, NADH अब 8 हो जाएंगे, 2 लिंक वाले और 6 क्रैब वाले, और CO2 6, 4 क्रैब वाले और 2 लिंक रिएक्शन वाले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितने NADH हो गए? 8। और अगर ग्लाइकोलिसिस को भी जोड़ लें तो कितने NADH? 10, वहां भी तो 2 बने थे, तो 10 NADH मतलब कितने ATP? 30। FADH2 2 मतलब 4, 30 और 4, और ATP का नेट गेन ग्लाइकोलिसिस में 2, और क्रेब्स साइकिल में कितने? 4, 34 और 4, एक ग्लूकोज से नेट गेन कितना हो गया? 38। सब कुछ उंगलियों पे आप गिन सकते हो, समझे कि नहीं? लेकिन अगर हम देखें जो ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP का नेट गेन आ रहा है और क्रेब्स साइकिल में 2, 4 कहां आ रहा है? 2 ही आ रहा है। एक साइकिल में एक ही तो आता है, फ्रॉम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड, तो 2 बार साइकिल चलेगी तो 2, यानी 4 ATP डायरेक्ट बन रही है बिना ETS में गए, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। बाकी जो NADH से कितने NADH? 10, FADH2 2, तो 10 या 30 और 2 दूनी 4, 34 ATP कैसे बनेंगी? ETS के द्वारा। उसके लिए हमें ETS में जाना पड़ेगा। ETS कहां चल रहा है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कितने कॉम्प्लेक्स हैं? 5 कॉम्प्लेक्स होंगे। पहला कॉम्प्लेक्स NADH डिहाइड्रोजिनेज 2, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, नीट 25 का सवाल था ये। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज containing A3 and 2 copper center, and complex 5 is the नहीं, ATP synthase, ATP synthase, ATP synthase वहां भी चाहिए था। कितने पार्ट थे? 2, पहला CF0, दूसरा CF1। यहाँ कितने पार्ट? 2, एक F0, दूसरा F1। वहां C मतलब क्लोरोप्लास्ट। समझे कि नहीं? तो आसान हो जाएगा थोड़ा सा। शुरुआत करते कहां से ETS की? अबे NADH से ना। जो NADH है उस NADH को हमें क्या करना है? ऑक्सीडाइज, ताकि फिर से हम उसको रिड्यूस कर पाए, क्योंकि फिर से ग्लाइकोलिसिस चलानी है। ग्लाइकोलिसिस में NAD से NADH बनाना है, क्रेब्स साइकिल में NAD से NADH बनाना है, लिंक रिएक्शन में NAD से NADH बनाना, तो NAD चाहिए ना। तो जो NADH बना उसको हम फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे, किसमें? NAD में। तो NADH का ऑक्सीडेशन NAD में, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन और ETS में कहां होता है? तीनों जगह। कहां होता है? तीनों जगह। तो अब NADH जो हमारे पास है, उस NADH को NAD में कन्वर्ट करना, तो क्या हटाना है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हटा दें, और हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो अब हाइड्रोजन को जब हटाया गया NADH से, तो उसको तोड़ दिया गया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव कर लिया? हाँ, FMN ने, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN ने रिसीव कर लिया उसको। और जो प्रोटॉन है वो कहां चला गया? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाके इकट्ठा हो गया। और इसीलिए उस मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के एक तरफ प्रोटॉन इकट्ठे हो रहे हैं, दूसरी तरफ कम है, मतलब ग्रेडियंट, तो इससे ग्रेडियंट भी बनने लगेगा। यानी ETS होने के दौरान इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की वजह से प्रोटॉन का एकोमुलेशन हो रहा है। यही ऐसा ही वहां भी हो रहा था, याद आ रहा है? वो जेड स्कीम, आउटर साइड में वो, याद है, हाइड्रोजन कैरियर था, और वो जब इलेक्ट्रॉन को अंदर ले जा रहा था तो प्रोटॉन भी कैरी कर दे रहा था। तो वहां भी ETS के द्वारा ही प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा था, और यहां भी ETS के द्वारा ही प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है। तो NADH से
इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? FMN, FMN से FeS आयरन सल्फर प्रोटीन, FeS से यूबीक्यूनोन, यूबीक्यूनोन से यूबीक्यूनॉल जिसको लिखा है UQH2, और यूबीक्यूनॉल से साइटोक्रोम बी, बी से C1, C1 से C, एंड साइटोक्रोम C is a mobile carrier, mobile carrier present on the outer side of the inner membrane of mitochondria. इन आउटर साइड मतलब, वाह कितनी बड़ी बात बताई तुम लोग, नोबेल प्राइज देते हैं। आउटर मतलब बाहर, कितनी बड़ी बात बता दी। आउटर मतलब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ। एंड दिस मोबाइल कैरियर एक्ट एज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर बिटवीन द कॉम्प्लेक्स 3 and 4. कॉम्प्लेक्स 4 इज द साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो जब साइटोक्रोम C के पास इलेक्ट्रॉन गए तो साइटोक्रोम C से कॉपर A, हाँ हो गया कॉपर, वही CuA है। फिर हाँ कॉपर B, हाँ ये देखो कॉपर A के बाद साइटोक्रोम A, A3, कॉपर B, कॉपर B से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर, क्योंकि ऑक्सीजन को अगर पानी में बदलना है तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों चाहिए ना। तो इलेक्ट्रॉन कहां से है? अबे यही ETS वाले खर्च होंगे ना। अरे यार फोटोसिंथेसिस में जो इलेक्ट्रॉन चले थे जेड स्कीम में, वो कहां खर्च हुए थे? NADH को बनाने में, NADPH सॉरी, नहीं याद आ रहा है, NADP रिडक्टेज एंजाइम, तो वहां खर्च हो गए थे। यहां जो इलेक्ट्रॉन है किसमें खर्च हो रहे हैं? पानी को बनाने में। और वो जो इलेक्ट्रॉन PS2 से चले थे उनको रिप्लेस कौन कर रहा था? वहां इलेक्ट्रॉन पानी से चले थे और खर्च हो गए थे, यहां उल्टा हो रहा है। यहाँ ETS से होते पानी बना दे रहे हैं, तभी तो बैलेंस बना रहेगा ना। नहीं मतलब आप सोचो कि फोटोसिंथेसिस में CO2 वाटर मिलके ग्लूकोज ऑक्सीजन बना रहे हैं, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलके CO2 और वाटर बना रहा है। अभी तो सवाल पिछले टेस्ट में दिया था कि बैलेंस, याद है ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस कौन मेंटेन करता है? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो CO2 लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो एक बार फिर से पूरा सीक्वेंस बताओ मुझे NADS से, शुरू करो। FMN, फिर FES, यूबीक्यूनोन, यूबीक्यूनॉल, साइटोक्रोम B, C1, C, कॉपर A, साइटोक्रोम A, A3, कॉपर B, ऑक्सीजन, वाटर। रोल ऑफ ऑक्सीजन इज एट द टर्मिनल स्टेज, एकदम आखिर में आता है। बट दिस ऑक्सीजन इज नेसेसरी एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो वाटर नहीं बनेगा, और जल ही जीवन है। अरे यार तुम लोग, तो क्या होगा? हाँ बताओ, सही बता रहे हो। हाइड्रोजन, तो नहीं नहीं, और कोई? अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हाँ तो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खत्म नहीं हो पाएंगे ना, और इलेक्ट्रॉन अगर हटाओगे नहीं तो इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेंगे? और मूव नहीं करेंगे तो प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं होगा, ग्रेडियंट नहीं होगा तो ATP नहीं बनेंगे। तो सिस्टम से क्या हटाना जरूरी है? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन हटाते रहेंगे तभी तो नए इलेक्ट्रॉन NAD से चलेंगे, मतलब NADS से निकल के चलेंगे, तभी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। तो भले ही ऑक्सीजन का रोल टर्मिनल है, बट दिस इज क्रूशियल, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा आप सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर पाओगे, और इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होंगे तो नई ETS चल नहीं पाएगी, और ETS से ही तो 34 ATP बन रहे हैं। उधर तो कितने ATP बन रहे हैं? 4। तो ज्यादातर ETS के थ्रू ही बन रहे हैं। अब कितने ATP बनेंगे सबस्ट्रेट पर निर्भर करता है। अगर NADH है तो 3, और FADH2 है तो 2, और ATP बनने की वही हाइपोथेसिस है केमी ऑस्मोटिक, और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहता है कि जब हम ग्रेडियंट को तोड़ते हैं
तब एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो यहां पर ग्रेडियंट किसके बीच में है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस और मैट्रिक्स के बीच में। प्रोटॉन एक्युमुलेशन कहाँ है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो जब हमें एटीपी बनाना होगा तो एटीपी सिंथेज एंजाइम के F0 पार्ट के थ्रू प्रोटॉन का मूवमेंट होगा। किधर से किधर? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ। कितने प्रोटॉन? 4। तब बनेगा एक एटीपी। क्लोरोप्लास्ट में अगर चले तो प्रोटॉन का मूवमेंट किधर से किधर? ल्यूमेन से स्ट्रोमा की साइड। यहां पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की साइड। क्लोरोप्लास्ट में ग्रेडियंट किसके क्रॉस है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। और यहां पर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो कंपैरिजन आप करते चलना। बाकी कहानी वहां भी हमने ईटीएस पढ़ा था, नहीं याद है क्या? कल ही तो सिखाया था। वहां ईटीएस में हमने देखा PS2 से इलेक्ट्रॉन कहां गए, कल बताया और आज भूल गए। प्लास्टो क्यूनोन PQ, PQ से साइटोक्रोम B6F। और यहां देखो हमने रेस्पिरेशन में साइटोक्रोम B, C1, C, A3 पढ़े हैं। यहां हमने यूबी क्यूनोन पढ़ा है। वहां भी तो UQ आया था, नहीं वहां पे आया प्लास्टो क्यूनोन, यहां पर यूबी क्यूनोन। तो प्लास्टो PS2 से फिर से चलो, PS2 से प्लास्टो क्यूनोन, देन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, देन प्लास्टोसाइनिन PC, और उसके बाद PS1। तो यहाँ यूबी क्यून और वहां प्लास्टो क्यूनोन, प्लास्टो सब पी से मतलब फोटोसिंथेसिस वाले हैं सब। तो ऐसे भी गलत नहीं होगा कभी, समझ गए ना? तो अब हम लोग चलते हैं कौन सा टॉपिक? बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमें याद ही है वैसे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने टीपी? 2। और एरोबिक में 38। कितने गुना ज्यादा? 19 गुना। 19 गुना ज्यादा आ रहे हैं। जो NADH का ऑक्सीडेशन NAD में कहां पर विगरस है? एरोबिक में कि एनारोबिक में? हाँ, एरोबिक में विगरस होता है, स्लो होता है कहां पर? एनारोबिक में। फर्मेंटेशन में वो स्लो होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन एरोबिक में, इनकम्प्लीट एनारोबिक में। ज्यादा एटीपी बन रही है, कम बन रही है। और हमें पता चलो कितने गुना? 19 गुना। और ये विग्रस वाला पॉइंट हो गया। अब आते हैं पॉइंट है एम्फीबोलिक पाथवे। रेस्पिरेटरी पाथवे को पहले क्या मानते थे? कैटाबोलिक। क्योंकि ये दिखाई दे रहा है ग्लूकोज से CO2 बन रहा है। ग्लूकोज में कितनी कार्बन? CO2 में एक। तो बड़े मॉलिक्यूल से छोटा मॉलिक्यूल बना, दिस इज कैटाबोलिज्म। लेकिन अब हमें क्लियर हो चुका है कि ये एम्फीबोलिक है, क्योंकि कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों में इन्वॉल्व हो रहा है। तो मोस्ट फेवर्ड सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज होना है तो पहले किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। एंड ग्लूकोज एंटर द रेस्पिरेटरी पाथवे द फर्स्ट स्टेप। वही ग्लाइकोलिसिस, लिंक, क्रेब साइकिल, ETS सब चलेगा। अब अगर फैट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो पहला काम ब्रेक डाउन, किसके द्वारा? लाइपेज। किसमें बदलेगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड को यूज करना है तो एस्टाइल कोएंजाइम A के लेवल से। यानी पूरा आपने क्या छोड़ दिया? पूरा ग्लाइकोलिसिस और पूरा लिंक रिएक्शन आपने छोड़ दिया। जरूरत ही नहीं वो चलाने की। हमें सीधे कहां से शुरू करेंगे? एस्टाइल कोएंजाइम में। अगर ग्लिसरॉल को एंटर करना है तो DHAP या PGL के लेवल पे आप कर लो, मतलब उसमें ग्लाइकोलिसिस में 20 से आप शुरू कर रहे हो। अगर प्रोटीन है तो पहले उसे अमीनो एसिड में बदलेंगे, किसके द्वारा? प्रोटीएस से। और अमीनो एसिड का क्या करेंगे? डीएमिनेशन। अमीन ग्रुप निकाल देंगे, और अमीन निकाल देंगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप बचेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगी वो कहां पे एंटर करेंगे? एस्टाइल कोएंजाइम A पर, या पायरुविक एसिड पर, या क्रेब्स साइकिल में, कहीं भी। लेकिन कहीं से भी एंटर करे ग्लाइकोलिसिस तो नहीं चलेगी, क्योंकि पायरुविक एसिड पे एंटर करेंगे मतलब ग्लाइकोलिसिस तो हो चुकी है। एस्टाइल कोएंजाइम मतलब लिंक रिएक्शन भी हो चुकी है, और क्रेब्स साइकिल में किसी भी जगह पर एंटर कर सकते हैं। तो 3 जगह में कोई भी जगह पर एंटर कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी अगर हमें फैटी एसिड, कितनी तरह फैटी एसिड हमने पढ़े हैं? 4। कौन से पढ़ा दी मैंने? फैटी एसिड तो 2 ही पढ़ाए हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। और 2 बताओ दीदी कौन से?
तो अगर पॉमिटिक एसिड की बात करें, कितनी कार्बन? 16 अरेकिडोनिक एसिड में, 20 ट्राइपॉमिटिन में, 51। ट्राइपॉमिटिन का फॉर्मूला C51H98O6। कितने ऑक्सीजन खर्च होंगे? कितने? 145। और CO2 कितने रिलीज होंगे? 102। कॉमन सेंस लगा लो ना, फैट में RQ वैल्यू 0.7 आती है, और RQ क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, ऑक्सीजन कंज्यूम। 0.7 मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है कि कम है? और CO2 102, 145, तभी तो 0.7 आ रहा है। तो एक डेटा याद रखना आप। कहां पे थे हम लोग? पॉमिटिक एसिड, हाँ एम्फीबोलिक। तो पॉमिटिक एसिड अगर हमारे पास है तो पॉमिटिक एसिड को कितनी कार्बन है? तो पॉमिटिक एसिड किस फेस पे एंटर करेगी? अबे अभी तो बताया स्टाइल को एंजाइम में। अरे कोई फैटी एसिड तो स्टाइल को एंजाइम में पड़ जाएगी ना। बुलाओ, देखो क्यों बंद हो जाता है ये। अब फैटी एसिड का नाम लेके पूछना तो होश उड़ गए तुम लोगों के। एग्जाम में कहेगा अरेकिडोनिक एसिड कहाँ एंटर करता है, हम कैसे बताएंगे? कहां पर? स्टाइल को एंजाइम में। फैटी एसिड, एस्पार्टिक एसिड, हाँ कर सकते हैं स्टाइल को एंजाइम में। एस्पार्टिक एसिड इज अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड स्टाइल को एंजाइम में। समझ गया ना? क्रेब्स साइकिल या पायरुविक एसिड किस लेवल पे एंटर कर सकती है? बंद क्यों हो जाता है ये? क्या मैं बता रहा था? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर पॉमिटिक एसिड को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के तौर पे यूज करना है तो कहां एंटर करेगा? स्टाइल को एंजाइम में। पायरुविक एसिड में कितनी कार्बन? पायरुविक नहीं, पॉमिटिक एसिड। चलो फिर से चलो। पॉमिटिक एसिड को यूज करना है तो कहां एंटर करेगा? स्टाइल को एंजाइम में। पॉमिटिक एसिड में कितनी कार्बन? और इधर स्टाइल को एंजाइम में 2। क्या है, एनाबोलिक की कैटाबोलिक? और अगर बॉडी में पॉमिटिक एसिड की कमी हो गई तो हम एस्टाइल को एंजाइम को निकाल के पॉमिटिक एसिड बना सकते हैं। 2 से 16 मतलब एनाबॉलिक। यानी दिस रेस्पिरेटरी पाथवे कम्स इन पिक्चर इन बोथ कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म, हेंस इट इज नाउ कंसिडर्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे। क्लियर इतनी बात? लास्ट टॉपिक इज आरक्यू वैल्यू, और आरक्यू तो आपने बता ही दिया है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। कार्बोहाइड्रेट के लिए कितना? 1। क्यों? क्योंकि CO2 और ऑक्सीजन का वॉल्यूम बराबर कंज्यूम और इवॉल्व हो रहा है। सही बात बोली क्या मैंने? नहीं नहीं, इवॉल्व और कंज्यूम हो रहा है ऐसा बोलना चाहिए था। समझ जाओगे तुम लोग अभी। और फैट के लिए 0.7, प्रोटीन के लिए अगर वैल्यू 1 से कम है इसका मतलब कि ऑक्सीजन ज्यादा खर्च हो रही है और CO2 इवॉल्व कम हो रहा है। समझ गया ना? और ऑर्गेनिक एसिड के लिए 1 से ज्यादा, और एनारोबिक के लिए इनफाइनाइट, क्योंकि एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन यूज नहीं हो रही तो नीचे 0, और 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अब चलो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड? बताओ, एक ही प्रोसेस है, कौन सा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहां पर लैक्टेट फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड में कितनी कार्बन? 2 कार्बन। वाह भाई, कमाल ही कियो। पायरुविक एसिड में? पायरुविक एसिड से बना लैक्टिक एसिड, कौन करेगा काम? लैक्टोबैसिलस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बोलो। और 3 से 3 कार्बन बने तो मतलब CO2 रिलीज। कॉमन सेंस भी लगा लो थोड़ा। एरोबिक रेस्पिरेशन में निकलेगा, वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बिल्कुल CO2 रिलीज होगी। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर क्रेब्स साइकिल? पहला,
देयर इज वन पॉइंट इन द साइकिल वेयर FAD इज रिड्यूस टू FADS2। सही बात है क्या ये? कौन सा पॉइंट? सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनिक एसिड, अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP सिंथेसाइज। सही बात है ना ये? द साइकिल स्टार्ट विद कंडेंसेशन ऑफ एस्टाइल ग्रुप विद पायरुविक एसिड टू सिट्रिक एसिड। कहां गलती है? यहां पायरुविक नहीं होना चाहिए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होना चाहिए। देयर आर 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस टू NADH। यस, पहला पॉइंट अल्फा के पहले, दूसरा अल्फा के बाद, तीसरा मैलिक से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। व्हाट इज द रोल ऑफ NAD प्लस इन सेलुलर रेस्पिरेशन? ऐसे बताओ। हाँ, NAD ATP बनाता है। हाँ, हाइड्रोजन एक्सेप्टर NAD। हाँ, कह सकते हैं कि NAD जो होता है वो प्रोटॉन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाता है। ETS में अगर आप जाओ तो NADS से NAD बनता है, और NAD जब NAD के फॉर्मेशन के तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकलते हैं बेटा। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम, एक टाइप का इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और अगर और आप याद करें तो NAD हमने कहां पढ़ा है? कोएंजाइम। NAD एंड NADP एक्ट एज कोएंजाइम। याद आ रहा है? और NAD में एक विटामिन भी है, कौन सी? नियासिन। तो वहां से भी लिंक कर सकते हो। तो इट फंक्शन एज एन एंजाइम। क्या एंजाइम है? नहीं, ये कोएंजाइम हो सकता है लेकिन एंजाइम नहीं है। इट फंक्शन एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। यस, ETS में यूज हो रहा है। इट इज अ न्यूक्लियोटाइड। हाँ, फुल फॉर्म बोलो, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड तो है। सोर्स ऑफ ATP सिंथेसिस। क्या ATP सिंथेसिस के लिए कोई सोर्स है ये? नहीं। इट इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। नहीं, नहीं एरोबिक में भी नहीं होगा। एरोबिक में फाइनल इज ऑक्सीजन। समझ गया ना? तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन कह भी सकते हैं लेकिन फाइनल नहीं कह सकते हैं। देखो NAD जो है ना, ये NADH में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्ट तो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। तो ठीक है, लेकिन फाइनल लिख दिया, गलत हो गया। तो यही सही होगा फिर। इनकरेक्ट पूछा है। चलो, एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। TCA साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस occur in cytosol. Cytosol is the cytoplasm. Glycolysis operate as long as it is supplied with NAD that can pick up hydrogen atom. कुछ तो बताओ बेटा। हाँ, नहीं। चलो, मान लो नहीं समझ में आ रहा एग्जाम में तो अगला पढ़ लो। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टेक प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। गलत बात ना, कहां पर? इनर। तो ये हो गया गलत। तो एग्जाम में जब समझ में ना आए तो अगले ऑप्शन पे बढ़ जाना, वही जान मत दे देना जाके, ठीक है? ये 5 मिनट इसी में बिता दिए। अपने ग्लाइकोलिसिस ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट इज सप्लाइड विद NAD। क्यों? ग्लाइकोलिसिस चलने के लिए बेटा, ग्लाइकोलिसिस क्या है? ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? ये भी भूल गया बे, पार्शियल ऑक्सीडेशन। ग्लाइकोलिसिस इज पार्शियल ऑक्सीडेशन। और अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है, अगर हमें ऑक्सीडेशन करना है तो उस केस में जो NAD है उससे क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। यही तो हाइड्रोजन को हटाएगा। किस स्टेप पे बताओ? ट्रायोज फॉस्फेट से 1,3-BPG। और अगर उस स्टेप को आप याद करो तो PgAl है, फास्फोग्लिसरल डिहाइड, और उससे बन रहा है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एल्डिहाइड से एसिड, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन करना है एल्डिहाइड का तो उसमें से हाइड्रोजन निकालना है। तो हाइड्रोजन कौन ले लेगा? NAD, और NADH में बदल जाएगा। तो अगर NAD हम देंगे नहीं तो क्या ऑक्सीडेशन हो पाएगा?
और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो क्या ग्लाइकोलिसिस चल पाएगी? नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है? आरक्यू वैल्यू ऑफ ट्राइपॉमिटिन इज 0.7। ट्राइपॉमिटिन का फॉर्मूला C51H98O6। वैसे मैंने फॉर्मूला बनाने का तरीका भी सिखाया था। किससे बनाओगे? पॉमिटिक एसिड से। पॉमिटिक एसिड में कितनी कार्बन? 16। और ट्राइपॉमिटिन है तो ट्राई मतलब 3, 16 48, और लेकिन 51 है, 3 कहां से आई? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अभी वाटर से ला रहे हैं, वाटर से कार्बन लेके आ रहे हैं। Conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first irreversible reaction of glycolysis catalyzed by। एक ही एंजाइम है, कौन सा? हेक्सोकाइनेज। फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल। सिट्रेट सिंथेज, वहां भी एक एंजाइम दिया हुआ है तो हेक्सोकाइनेज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट? एंजाइम ऑफ ईटीएस आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन। गलत बात है ना, कहां पर होंगे? इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग। कॉन्वोल्यूटेड मतलब मुड़ा हुआ है, और इन इनफोल्डिंग को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, और क्लोरोप्लास्ट में मेनी। एंड राइबोसोम, कैसे राइबोसोम? 70S, और साइटोप्लाज्म में 80S। साइटोप्लाज्म में और कुछ बताना चाह रहे हो क्या? आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। पहले जब ये गलत तो ये सही होगा ना। और आउटर मेम्ब्रेन क्यों परमेबल है? क्योंकि उसमें पोरिन्स हैं। क्या है? पोरिन्स। और पोरिन क्या बना देते हैं? पोर। और उन पोर के द्वारा मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन में कौन ज्यादा परमेबल? आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें पोरिन्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन में कौन परमेबल? दोनों अलग अलग सवाल हैं, समझे कि नहीं? वेयर इज रेस्पिरेटरी ईटीएस लोकेटेड इन प्लांट? इतना टाइम लोगे बे, इसमें ऑप्शन दिखाए तब मानोगे क्या? ईटीएस कहां लोकेटेड है? इसमें ऑप्शन दिखाए तब मानेंगे। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशंस इन 1 टन ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। एक स्टेप है, कौन सा? सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड। सबस्ट्रेट लेवल मतलब ईटीएस में नहीं जाना है आपको, बिना ईटीएस के एटीपी बनानी है। यही सवाल ग्लाइकोलिसिस के लिए होता तो 2 पॉइंट हो जाते हैं। पहला 1,3-BPGA से 3PGA, और दूसरा पेप्सिपायरुविक एसिड, वहां 2 हो जाते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर मैग्नीशियम। अरे और क्या चाहिए? कोएंजाइम ए, जो दिया हो कर लो, मैग्नीशियम दिया कर लिया हमने। और एक हमने कार्बोक्सी पेप्टाइडेज पढ़ा था एंजाइम, उसको क्या चाहिए था? जिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसका मतलब जो मैग्नीशियम ये भी मेटल आयन हो गया। इसके लिए पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज के लिए, ये भी आप याद कर सकते हैं। यानी पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज क्या है? होलो एंजाइम, क्योंकि इसको चाहिए मैग्नीशियम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज को जिंक, कैटलेज को परऑक्सीडेज चाहिए, कैटलेज को अभी हाइड्रोजन परऑक्साइड बता दो, क्या चाहिए? हीम। परऑक्सीडेज को हीम। हीम इज द प्रोस्टैटिक ग्रुप की कोफैक्टर। दोनों सही बात है, एक ही तो चीज है। हाँ यस सर, एक ही। अभी ऑल प्रोस्टैटिक ग्रुप आर कोफैक्टर, और ऑल कोफैक्टर आर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? चलो बताओ। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, सबसे आखिर में है। यस, द ETC1 molecule of NADH give rise to ATP molecule। ये तो गलत बात हो गई ना, 3 होना चाहिए, और FADH2 से 2 होना चाहिए, गलत लिखा है। ATP synthesized through complex 5। complex 5 is ATP synthase। Oxidation reduction reaction produce proton gradient in respiration। yes। तो क्या पूछा? क्या है? गलत पूछा। अच्छा नीट 21 में गलत पूछा, सेकंड।
व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड? कितना गेन है नेट? 2 एटीपी का नेट गेन है यहाँ पर। 8 वैसे दिया, लेकिन टोटल गेन माना जाएगा। या क्वेश्चन में कहे कि एरोबिक रेस्पिरेशन होगा फ्यूचर में, क्योंकि यहां से भी क्लियर नहीं कि आगे फेट क्या होगा। अगर ये फेट पायरुविक एसिड का एनारोबिक में जा रहा है तो 2 ही है, जब एरोबिक में जाएगा तब 38 बनेंगे ना। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन? लेस देन 7%। और एल्कोहलिक में लेस देन 7%, तो लेस देन 7%। The number of times decarboxylation of isocitrate occur during single TCA cycle? क्या 1 की 2? तुम सवाल समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे तुम लोग? अबे करें, ये टीसीए साइकिल ये ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? तो क्रेब्स साइकिल के 1 टन में कितने डिकार्बोक्सिलेशन हो रहे हैं? 1 हो रहा है। आके वहीं मारे क्या हम झापड़? कोई बोले मार तुम ही खाओगे। बेटा टीसीए साइकिल के 1 टन में कितने डिकार्बोक्सिलेशन हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। अल्फा के आगे पीछे अभी कितनी? अभी 10 बार वही चीज बोलो फिर खोखा बैठे वैसे ही। अच्छा ये लिख दिया आइसोसिट्रेट। अरे पहले आइसोसिट्रेट में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और चूंकि टर्न कह दिया है तो पूरा टर्न मान के चलोगे, ये नहीं कि आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो मान के 1 टर्न लगा दिया। बेटा समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर केवल एक स्टेप पूछे कि आइसोसिट्रिक से अल्फा कीटो के बीच में बताओ, तब 1 मानोगे। लेकिन टर्न कह रहा तो फिर सिंगल टीसीए साइकिल कर ड्यूरिंग सिंगल टीसीए साइकिल, तो फिर 2। 1 दिया भी? हाँ। अरे वाह, तब तो तुम लोग कमाल कर दोगे इसमें। पोरिन्स ह्यूस्पोर इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट? दोनों में। ये दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बैक्टीरियम भी होते हैं। लेग हेमोग्लोबिन है नहीं वैसे, बता दो। लेग मतलब टांग, लेग मतलब लेगुमिनस प्लांट, लेग मतलब लेगुमिनस प्लांट। और लेगुमिनस प्लांट के नोड्यूल हैं जिनमें राइजोबियम है, याद आया? तो लेग हीमोग्लोबिन पिंक कलर नोड्यूल्स। हाइड्रो प्रोटॉन एकोमुलेशन ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड या इंटरमेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड रेस्पिरेशन एम्फीबोलिक पाथवे नीड 22। तो ये 2-3 चैप्टर को मिला के बना पोरिन और लेग हीमोग्लोबिन। ये पहले जो चैप्टर हुआ करता था, एक चैप्टर था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, उसका पॉइंट था पोरिन, और एक था मिनरल न्यूट्रिशन, उसका पॉइंट है लेग हीमोग्लोबिन। अब ये दोनों नहीं है, लेकिन सवाल सॉल्व हो जाएगा बाकी दोनों से। ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। द 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग टीसीए साइकिल इज? एक ही कंपाउंड है, अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। फैटी एसिड आर कनेक्टेड विद द रेस्पिरेटरी पाथवे थ्रू? याद है? देखो तो कर लिया स्टाइल को एंजाइम ए। और मान लो याद नहीं है तो क्या कर पाओगे? बायोमोर क्या कर लोगे? डेराइव तो कर नहीं पाओगे, है ना? तुक्का लगाओगे, तुक्का में सही होने के चांस 25%, 75% चांस है गलत होने के। वैसे मेरे पास तरीका है इसका। फैटी एसिड कहाँ एंटर करता है? और ग्लिसरॉल, डीएचएपी, पीजीएल, ट्रायोज फॉस्फेट। तो फैटी एसिड ए आ रहा है ना इसके बाद, तो फैटी एसिड कहां पर? स्टाइल को एंजाइम ए के लेवल पे। चलो ये बताओ, अभी 10 सेकंड पहले करा है। हाँ तो ईच में क्या करोगे? ईच देख के 1 कर दोगे कि 1 ट्वाइस हो जाएगा ना। और अगर आपसे कह दे कि भैया कहां से पूछ ले? पायरुविक एसिड से, तब कितने हो जाएंगे? 3। चलो मैच करो। सिट्रिक एसिड इतना टाइम लोगे? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कैसे पता चला? क्रेब्स साइकिल का पार्ट है ना। ग्लाइकोलिसिस, साइटोप्लाज्म, ये साइकिल इधर से आ गई इधर।
अच्छा, सिट्रिक एसिड साइकिल पूछ रहा है। हाँ हाँ ठीक। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक ही सवाल इनके पास बचा खाली, प्रोटॉन ग्रेडियंट। आइडेंटिफाई द स्टेप इन टीसीएस साइकिल वेयर विच डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ऑक्सीडेशन ऑफ सबस्ट्रेट मतलब अगर सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब कोई चीज रिड्यूस हो रही होगी। रिड्यूस कौन हो रहा होगा? Na रिड्यूस हो रहा होगा NaDH में, या FAD रिड्यूस हो रहा होगा FADH2। तो बस आपको वो स्टेप देखने हैं जहां पर ये काम ना हो रहा हो। ये पूछा है कि नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन, तो अगर ये स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, इनका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। तो चलो देख के बताओ, इस दौरान क्या बनता है? एटीपी। तो एटीपी बन रहा है तो क्या उसमें हाइड्रोजन ऑरिजन कोई रोल आ रहा है? नहीं। यहां पे क्या इस स्टेप में NADH बन रहा है? मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या बन रहा है? NADH ऑक्सीडेशन। सक्सेनिक से मैलिक, इसमें फ्यूमेरिक एसिड आ गया बीच में, मतलब FADH2 बना, बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इन तीनों में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला। और एक कठिन सवाल है, नीट 24 से आसान नहीं है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि सीधे बात लिख के तो एनसीईआरटी ने आपको नहीं दी है। चलो, ETS कॉम्प्लेक्स 1, हाँ, NADH डिहाइड्रोजिनेस 2, 3 साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स 4, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज मतलब A3 एंड 2 कॉपर सेंटर, एंड 5 इज द ATP सिंथेज। याद है तो फिर मैचिंग तो फ्री का नंबर है ये। चलो करेक्ट बताओ इसमें। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द ब्रेकिंग ऑफ CC बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय ऑक्सीडेशन। कल इस पढ़ाना तो शुरू किया था। द एंटायर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्या गलत है इसमें? साइटोप्लाज्म में भी तो हो रहा है, तो गलत बात है ना ये। डर जाते हो क्या तुम लोग? अबे तो तुम लोग अपना दिमाग भी लगाया करो ना। एंटायर मतलब पूरा कह रहा है, अगर एरोबिक होता तो सही हो जाता। हाँ यस सर, अभी एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस तो चलता नहीं। Fermentation take place under anaerobic condition in germinating seed. Yes. The fate of pyruvic acid formed during glycolysis depend on type of organism also. क्यों aerobic है या anaerobic? Water is formed during respiration as a result of oxygen accepting electron and getting reduced. कुछ तो बताओ बेटा। तो क्या हो जाएगा? ACDE कहीं दिया हुआ है? हाँ पहला ही दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन। In plant, sucrose is converted into two molecule of monosaccharide due to action of invertase, और animal में sucrase enzyme में, and then both enter the glycolytic pathway. Identify the monosaccharide. बताओ कि ऑप्शन दिखाए तब बताओगे। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और माल्टोज हो तो, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज और लैक्टोज हो तो, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज और बैक्टीरिया में काम कौन करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। कौन सा जीन? जेड जीन। ए जीन क्या बनाता है? और वाई जीन और रेगुलेटरी जीन। हम पूछ रहे क्या बनाता है? रेगुलेटरी जीन आई आई बनाता है ये। तुम लोग तो क्या करोगे? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। In glycolysis, conversion of 1,3-bis-phosphoglyceric acid to 3-phosphoglyceric acid is. कुछ तो बताओ बेटा। चलो पहले तो ये बताओ कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन? 1,3-BP-GA से 3-PG। अच्छा, ये स्टेप में क्या होता है? ATP बनता है। ATP मतलब एनर्जी यूटिलाइजिंग की यील्डिंग, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। कितने ATP? हाँ दो ATP बन रहे हैं। चलो करेक्ट अबाउट रेस्पिरेशन। एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन इज यूटिलाइज फॉर फॉस्फोराइलेशन। कुछ तो बोलो।
और अगर ये फोटोसिंथेसिस होता तो एनर्जी ऑफ लाइट, तब लाइट एनर्जी यूज होती। ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दोनों। ऑक्सीजन इज फाइनल ऑक्सीजन एक्सेप्टर, ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, दोनों बातें सही। द फोटो ऑक्सीडेटिव एनर्जी यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर फास्फोराइलेशन। भैले फोटो मतलब क्या होता है? और रेस्पिरेशन में लाइट चाहिए क्या तुमको? तुरंत गोबर की तरह बैठ जाते हो एकदम। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। प्रोटॉन क्रॉस द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किसको क्रॉस करते हैं? इनर, थ्रू द चैनल फॉर्म बाय एन इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। कौन सा प्रोटीन? अबे एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज क्या है? प्रोटीन। एंजाइम है कि नहीं है? और एंजाइम क्या होते हैं? किसको छोड़ के? और यहाँ राइबोजाइम की तो बात नहीं कर रहे हैं। सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज किससे बना है? प्रोटीन से। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, समझे कि नहीं? तो ये सही बात की गलत बात? गलत बात। सही क्या मिला? ए बी डी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स 2 पूछा इसमें, 25 का सवाल है, बताओ। हाँ, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। और ये वाला कौन सा? 3 हो जाएगा। ये 4, ये वाला 1 हो जाएगा। और पूछा तो ये वाला है ना, तो ये आंसर हो गया आपका। ठीक, अब असर्शन रीजन। The energy released by oxidation in respiration is not or rather cannot be used directly. इतना बताओ पहले। कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम सीधे यूज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे? पहले एटीपी बनाएंगे, फिर एटीपी को तोड़ के उस एनर्जी को यूज करेंगे। सीधे जो एनर्जी होती है वो यूजेबल नहीं है। भाई सन की एनर्जी तो हमें भी मिल रही है ना, इनके हमारी बॉडी उसको यूज कर सकती है? नहीं, सन की एनर्जी हमारे लिए यूजेबल नहीं है। किसके लिए यूजेबल है? प्लांट के लिए। हमारे लिए कौन सी एनर्जी यूजेबल है? एटीपी। बट इट इज यूज टू सिंथेसाइज एटीपी। बोलो। बिल्कुल, इसको एटीपी बनाने के लिए हम यूज करते हैं। विच इज ब्रोकन डाउन वेन एवर एंड वेयर एवर, जब कभी और जहां भी जरूरत होगी। एनर्जी नीड टू बी यूटिलाइज। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी किससे आ रही है? एटीपी से। लेकिन एटीपी कैसे बना? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। कितने? 38 एटीपी। ग्लूकोज कहां से आया? खाने से। खाना किससे आया? प्लांट से। प्लांट ने खाना कैसे बनाया? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी, तो वो सन की एनर्जी मैं यूज कर रहा हूं इस समय, लेकिन इनडायरेक्टली। लेकिन वो डायरेक्ट हम यूज नहीं कर सकते हैं, वरना यहाँ तुम लोग पढ़ने लिखने थोड़ी आते। कहाँ होते? गोवा वाले बीच में बढ़िया आराम से धूप का मजा ले रहे होते। ये खाना बन रहा है धड़ाधड़, है ना? कौन तैयारी वेरी करे नीट की? एनर्जी इज रिलीज्ड in a series of slow stepwise reaction by enzyme and it is trapped as chemical energy in the form of ATP। सही बात है क्या ये? और क्या इसको एक्सप्लेन करेगा? हाँ नहीं, यहाँ कह रहा है कि एनर्जी स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रही है, और इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है कि हम डायरेक्टली एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। कहाँ एनर्जी तुरंत रिलीज हो जाती है? कंबशन। यस, कंबशन प्रोसेस में एनर्जी इंस्टेंटली रिलीज हो जाती है। पेपर किससे बना है? सेल्लोज किससे बना है? अबे ग्लूकोज से। सेल्लोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो एक अगर पेपर को जला दो तो उसकी एनर्जी तुरंत रिलीज हो गई, और एक पेपर अगर खा लो तो उसकी एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होगी। समझे कि नहीं? असर्शन। In both lactic acid and alcohol fermentation, not much energy is released। सही बात है। Less than 7% of energy in the glucose is released। बोलो।
एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज ट्रैप्ड एज हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी। सही बात, एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है। करें लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, और रीजन कह रहा है 7% से कम रिलीज होती। तो बहुत इसलिए रिलीज नहीं होती क्योंकि 7% से कम रिलीज होती, ये कोई रीजन है। और 8% होता तो, और 6 हो तो, ये कोई रीजन है क्या इस बात का? नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। क्या? हाँ, और क्या? करें लैक्टिक एसिड और अल्कोहल फर्मेंटेशन में बहुत सारी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, रीजन है? क्या रीजन है? नहीं नहीं नहीं, क्या रीजन है इस बात का? क्यों एनर्जी रिलीज नहीं हो रही? यस, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। अगर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता तो सारी एनर्जी रिलीज हो जाती। वैसे एक ग्लूकोज में 57 एटीपी बराबर एनर्जी होती है, और एरोबिक में हम कितना बांध पाते हैं? 38 ही बांध पाते हैं, यानी बाकी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। और यहां कितना कर पा रहे हैं? 2 एटीपी। 57 में केवल 2 एटीपी। इन रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज वाइटल। अरे यार, इतनी देर से हम क्या कहानी बता रहे हैं? वो तुरंत, इट ड्राइव्स द होल प्रोसेस बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम। हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन। अबे तीनों बातें सही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रिसीव करे मतलब हाइड्रोजन ही तो हो गया। दोनों बातें सही है क्या? एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, और क्या? क्यों वाइटल है प्रेजेंस? क्योंकि हाइड्रोजन को रिमूव करेगा ना, और हाइड्रोजन को जब रिमूव करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हटाएगा, तभी तो ईटीएस चल पाएगा, और ईटीएस चलेगा तभी तो एटीपी बनेगा। तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये सीखना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, याद करने से काम नहीं चलेगा। The respiratory pathway is considered as an amphibolic pathway rather than as a catabolic one. सही है ना ये? The respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism. एक्सप्लेन कर रहा है। यस, इसलिए एम्फीबोलिक है क्योंकि दोनों यूज हो रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं। When carbohydrate are used as a substrate and completely oxidized, the RQ will be 1. Equal amount of CO2 and oxygen are consumed and evolved respectively. अब रेस्पेक्टिवली कह रहा है तो CO2 कंज्यूम का है और ऑक्सीजन इवॉल्व का है, तो गलत बात हो गई ना। अगर इसको इवॉल्व और कंज्यूम कह दें तब सही हो जाएगा, और एक्सप्लेन कर देगा। एक्सप्लेन the complete combustion of glucose which produces CO2 and water as end product yield energy, most of which is given out as heat. बोलो यार कुछ। हाँ, अरे तो ऑक्सीडेशन जो बॉडी में हो रहा है, दैट इज अ टाइप ऑफ कंबशन। कंबशन ही है, और एंजाइटी की लाइन ही है। घर में तो हम बनाते नहीं अपने। ये बात सही की गलत है? सही बात है। रीजन कह रहा है, देयर आर सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट द फर्स्ट सेल्स ऑन दिस प्लैनेट लिव इन एन एटमॉस्फेयर दैट लैक ऑक्सीजन। जब धरती जीवन शुरू हुआ तो कैसा एटमॉस्फेयर था? ऑक्सीजन। तो हमारे पास इसके सबूत हैं, हम पढ़ चुके हैं ना, तो दोनों सही हैं। दोनों का कोई लिंक है क्या एक दूसरे से? एक कंबशन की बात कर रहा है, कर पहली लाइफ कैसी थी धरती पर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड। वाह भाई, तुम लोग भी कुछ बोलो। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन निकलती है। यूटिलाइज करते हैं, वही तो लिखा है बेटा। While CO2, water and energy are released as product, the combustion reaction does not require oxygen. जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, बुझाने के लिए तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? The reduced ubiquinone, that is ubiquinol, is oxidized with the transfer of electrons to cytochrome C. सोचो बेटा, कहां शुरू किया था? Na डीएस से स्टार्ट किया, NADS से FMN
FES यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोल से साइटोक्रोम सी। तो ठीक सही तो बात है ये, मेरी बात समझ पा रहे हो क्या भाई? यूबिक्विनोल जब इलेक्ट्रॉन दे देगा साइटोक्रोम सी को, तो जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो रिड्यूस, और जिसने दे दिया वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइज खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तभी तो करें कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की एनर्जी यूज हो रही है एटीपी बनाने में। कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस। हाँ, कहाँ पर? ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन एक्युमुलेट विद इन इनर मेम्ब्रेन। एकदम सही बात है। प्रोटॉन कहाँ एक्युमुलेट हो रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन की इंटर मेम्ब्रेन। ज्यादा हो रहे, रहने दें, हम लग रहा है कल से कराना बंद भी कर दें ये वाले। जब बोले हमें तो याद ही है बे, हैं? तुम लोग करना है, हम ही पूछ रहे हैं, बता रहे, बाकी बैठे हुए हैं। ये वाले कठिन सवाल पीवाई क्यों कराओ खाली। ये नहीं, ये मजा नहीं आ रहा इसमें। Oxidation of one molecule of FADH2 produces 2 molecule of ATP, while that of one molecule of NADH gives 3 molecule of ATP. Reason करें, number of ATP molecules synthesized depend on the nature of electron donor. सही बात है, एक्सप्लेन कर रहा है बिल्कुल। Fermentation account for only a partial breakdown of glucose, whereas in aerobic respiration glucose is completely degraded to CO2 and water. NADH is oxidized to NAD rather slowly in aerobic respiration. अभी बताया था क्या? विगरस। स्लो कहाँ है? एनारोबिक में, उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर। फैटी एसिड would be broken down to acetyl coenzyme before entering the respiratory pathway when it is used as a substrate. When the organism need to synthesize fatty acid, acetyl coenzyme would be withdrawn from the respiratory pathway for it. सही बात है, एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। In ETS, the ETS in the respiratory process are to release and utilize the energy stored in NADH and FADH2. सही बात है ना ये? This is accomplished only when they are oxidized through the ETS and the electron are passed on to oxygen resulting in the formation of water. सही बात है क्या? Explain. The ETS, कह रहा ETS इनमें जो एनर्जी स्टोर उसको रिलीज कर रहा है, और कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के थ्रू। नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। In a living system, all metabolic pathways work simultaneously and do not take place one after another. सही बात है, सारे रिएक्शन एक साथ चल रहे हैं। Substrates enter the pathways and withdrawn from it as and when necessary. सही बात है, एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, सारे मेटाबॉलिक पाथवे क्यों कनेक्ट हैं? क्योंकि अभी तो बताया पॉमिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो रहा है, एंटर कर रहा है, और वहां से विड्रॉ भी कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब वो अमीनो एसिड एसिटाइल कोएंजाइम पे एंटर हो रही है, एसिटाइल कोएंजाइम से पॉमिटिक एसिड बना है, सब कनेक्टेड हो रहा है ना, क्योंकि विड्रॉ भी कर सकते हो और एंटर भी कर सकते, एक्सप्लेन कर रहा है। हाँ, बताओ बताओ। नहीं, मुझसे भी गलत हो सकता है, ऐसा नहीं कि गलत नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम भी बच्चे ही हैं तुम्हारी तरह, ऐसा थोड़ी कि मतलब ये तो सीखना ही पड़ेगा, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो रही हो एक्सप्लेन करने में। तुम लोग बताओ। When cells photosynthesize, availability of oxygen is not a problem in the leaf cells. During photosynthesis, oxygen is released within the cell. एक्सप्लेन कर रहा है। यस, कह रहे ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो पत्ती के लिए फोटोसिंथेसिस के समय समस्या नहीं है। ऑक्सीजन किस काम के लिए चाहिए? अबे रेस्पिरेशन के लिए। तो दिन के समय तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही। कहाँ? अबे क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा में ना।
स्ट्रोमा में कि ल्यूमेन में? देखो इतना ल्यूमेन में है। और सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया दोनों है, तो क्लोरोप्लास्ट से निकल के ऑक्सीजन कहाँ चली जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया। इन ग्रीन प्लांट नॉट ऑल सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज। सही बात है ना? Only cell containing chloroplasts that are most often located in the superficial layer carry out photosynthesis. Even in green plant, all other organ, tissue and cell that are non-green need food for oxidation. एक्सप्लेन कर रहा है क्या? नहीं, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ये भी हम करा दें क्या? चलो, ये प्रोसेस क्या पूछा है? प्रोसेस बताओ कहाँ होगा? अबे माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। तुम लोग क्या बताना चाह रहे हो? इनर मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस होगा। अच्छा, और ये लिखा नहीं इतना सारा? ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया। चलो, ए क्या है? ये ए है। ए क्या है? मैट्रिक्स। और बी क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और भी हैं, और भी हैं। ये देखो सी लिखा हुआ है, ये क्या है? साइटोक्रोम। नहीं, सी नहीं होगा ये होगा बी। और ये क्या होगा? C1। और भी कुछ है? हाँ, ये देखो ई भी। हाँ, ये बताओ सी। साइटोक्रोम सी है ना, मोबाइल कैरियर है। और ये हाँ A3 हो जाएगा। कॉपर ए, साइटोक्रोम A3 कॉपर बी, और फिर फाइनल में ऑक्सीजन एक्सेप्ट करा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को, और केस में बदल रहा है वाटर में। कर लोगे या नहीं तुम लोग? चलो, इसमें बताओ कहाँ शुरू किया गया? ये बी बताओ। हाँ, सिट्रिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, हाँ, मैलिक एसिड। और ये वैसे मैलिक और फ्यूमेरिक में कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे, है ना? चलो बताओ ए। ए इज द पायरुविक एसिड, बी इज द स्टाइल कोएंजाइम है ETS। अच्छा बेटा, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या तुमने बोला? मतलब तुमने क्या बताया? ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट। तो फिर यहाँ क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट बताओ। CO2 प्लस वाटर। तो यहां पर फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया, इथाइल अल्कोहल। तो बताओ ना, लैक्टिक एसिड, और इधर ईस्ट, इथाइल अल्कोहल। कि हम ही सब बताएं? इसमें बताओगे कि अभी हम बता दें? बताओ सी क्या है? PgAl। PgAl टायर्स फॉस्फेट कह सकते हो। डी क्या है? पायरुविक एसिड। और ई क्या है? स्टाइल कोएंजाइम ए। और उधर ए क्या है? फैटी एसिड। बी क्या है? बस इतना। ये बहुत कठिन सवाल बता ले रहे हो तुम लोग, बस आसान नहीं बता पाते हो। और कुछ रिवाइज करना है क्या? हाँ, पहले फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं ना, क्योंकि कल हम लोगों ने ताजा ताजा पढ़ा हुआ है। तो फोटोसिंथेसिस में CO2 इसेंशियल है, कैसे पता चला? ये हाफ लिफ एक्सप्लेन, कल भी यही शुरू किया था। CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए QS सोक्ड कॉटन यूज करते हैं। प्रिस्ले ने ऑक्सीजन को कब डिस्कवर किया? 1774 में। प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट किस सन में, किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया? मिंट प्लांट। और एंगलमैन ने क्लेडोफोरा। वैन नील ने पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और ये पता लगाया कि जो
ऑक्सीजन इवॉल्व होती दैट कम्स फ्रॉम द वाटर एंड नॉट फ्रॉम द CO2, एंड दैट वर लेटर प्रूव बाय द रेडियो आइसोटॉप टेक्निक के द्वारा प्रूफ किया गया। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम एंगलमैन के द्वारा दिया गया। क्लोरोफिल ए का कलर ब्राइट और ब्लू ग्रीन। बी कैरोटीनॉइड येलो टू येलो ऑरेंज। ज़ैंथोफिल लीफ पिगमेंट को कैसे सेपरेट करते हैं। लाइट रिएक्शन की साइट। हाँ, दो ऑप्शन, मेम्ब्रेन सिस्टम कर सकते हो या ग्रेना। मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब ग्रेना प्लस स्ट्रोमा लैमेली, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर चलेगी। लाइट रिएक्शन में कितने पार्ट होंगे? 4। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, splitting of water, oxygen release, formation of ATP and NADPH। PS1 और PS2 का नाम किस आधार पे? डिस्कवरी के आधार पे। फंक्शनिंग में कौन पहले है? PS2 पहले, फिर PS1 आएगा। PS1 के लिए रिएक्शन सेंटर P700, 2 के लिए P680 होगा। फोटो फास्फोराइलेशन कितनी तरह का? 2। पहला नॉन साइक्लिक, दूसरा साइक्लिक। साइक्लिक में ATP के NADPH, नॉन साइक्लिक में PS1 की PS2, PS1 केवल, और नॉन साइक्लिक में PS2 और PS1 दोनों इन्वॉल्व होंगे। इलेक्ट्रॉन का पहला मूवमेंट अप हिल, देन डाउन हिल, फिर अप हिल, फिर पहले डाउन हिल में क्या बना, दूसरे डाउन हिल में NADH को बनाने, NADH नहीं, NADPH को बनाने के लिए एंजाइम NADP रिडक्टेज एंजाइम। कहाँ लोकेशन है? आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड, मतलब स्ट्रोमा की तरफ है। PS2 की लोकेशन इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद द PS2, और PS2 इनर साइड है, और इसलिए प्रोटॉन कहाँ एक्युमुलेट होते हैं? ल्यूमेन में। ATP सिंथेसिस की कौन सी मैकेनिज्म है? केमियास्मोसिस। केमियास्मोसिस के लिए कितनी चीज चाहिए? 4। एक मेम्ब्रेन, एक ग्रेडियंट प्रोटॉन ग्रेडियंट, एक पंप चाहिए प्रोटॉन पंप, और एक ATP सिंथेज एंजाइम। क्लोरोप्लास्ट में ATP सिंथेज के कितने पार्ट? 2। पहला CF0, दूसरा ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कौन बना रहा है? CF0 ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल बना रहा है। CF0 किसकी तरफ है? स्ट्रोमा की तरफ। स्ट्रोमा की तरफ प्रोट्रूड रहता है। जो पहला डाउनहिल मूवमेंट होता है उसे ETS कहते हैं। ETS में PS2 से इलेक्ट्रॉन किसके पास गए? प्लास्टोक्यूनोन PQ, उसके बाद साइटोक्रोम B6F, देन प्लास्टोसाइनिन, देन PS1, और इसी ETS के दौरान ADP बन गया। यहां हमने ETS की अलग कहानी समझी है। यहां वाला बताओगे फिर से क्या? NAD से FMN, FMN से FES से साइटोक्रोम B, C1, C, कॉपर A3, कॉपर B, ऑक्सीजन। याद रहेगा? ठीक है। डार्क रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो केल्विन साइकिल में कितने स्टेप हैं? पहला, दूसरा, तीसरा। C3 प्लांट में या C3 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर RUBP कितनी कार्बन? C4 में प्राइमरी एक्सेप्टर पेप कितनी कार्बन? 3। C3 में पहला स्टेबल प्रोडक्ट PGA कितनी कार्बन? 3। और C4 में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कितने? 4 कार्बन हो जाएंगे। केल्विन साइकिल में एक CO2 को फिक्स करने में कितने ATP खर्च हो रहे हैं? ये लो, अरे 3। और NADPH 2। रिडक्शन स्टेप में कितने ATP खर्च हो रहे हैं? 2 NADPH 2। रीजनरेशन में ATP 1। एक ग्लूकोज को बनाने के लिए केल्विन साइकिल कितनी बार? 6 बार। कितने CO2 खर्च हुए? 6 NADPH, ATP 18, और ग्लूकोज 1 मिला हमें। C4 साइकिल कहां पर चलेगी? C4 प्लांट में, मंडल सीथ में चलेगी। अभी हम ये कहां चलेगी? C4 प्लांट। और C4 प्लांट एडॉप्टेड है कहां पर? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। इनमें एक स्पेशल लीफ एनाटॉमी दैट इज क्रेन्स एनाटॉमी। अब जो C4 साइकिल उसके लिए 2 सेल की रिक्वायरमेंट है। एक कौन सी? मेसोफिल और एक बंडल सीथ।
मेसोफिल में प्राइमरी एक्सेप्टर है कौन? पेप। पेप CO2 को एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा 4 कार्बन का कंपाउंड, कौन सा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। उसके बाद मैलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड, और मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसपोर्ट कहां पहुंचा? बंडल सीथ में क्या हुआ? डिकार्बोक्सिलेशन, और एक CO2 निकल गया, एक 3 कार्बन का कंपाउंड, 3 कार्बन का कंपाउंड वापस कहां पर? मेसोफिल, और क्या करेगा? रीजनरेशन किसका? पेप का। जो CO2 रिलीज हुआ दैट एंटर इनटू द कैल्विन साइकिल, और उसी से ग्लूकोज बनेगा, यानी कैल्विन साइकिल ही ग्लूकोज को बनाता है। एंड कैल्विन साइकिल इज कॉमन पाथवे इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। और अगर हम सुगर केन की, मेज की, सॉर्गम की बात करें तो C4 प्लांट है, इनमें C3 साइकिल की C4 दोनों साइकिल चलेंगी। मेन C3 की ग्लूकोज तो उसी से बनना है। अब जो बंडल सीथ है उसमें रुबिस्को है कि नहीं है? बंडल सीथ में रुबिस्को है, पेपकेज। मेसोफिल में रुबिस्को, लेकिन पेपकेज होगा। फोटो रेस्पिरेशन किस में होगा? C3 प्लांट में। C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, और फोटो रेस्पिरेशन में पहला कंपाउंड कौन सा बनता है? PGA नहीं बेटा, फास्फोग्लाइकोलेट। वैसे 2 मॉलिक्यूल बनते हैं देखो, RUBP यहां पर भी 5 कार्बन का, और उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा, यानी जो कंपाउंड बनेंगे वो 5 ही कार्बन के बनेंगे। तो एक बनता है 3 कार्बन का PGA, और एक 2 कार्बन का फास्फोग्लाइकोलेट। कभी कभी ऑप्शन में केवल ग्लाइकोलेट भी लिख के दे सकता है। तो ये 2 कंपाउंड और फास्फो जो ग्लाइकोलेट होता है वो एंटर करता है C2 साइकिल, जिसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। ज्यादा डिटेल में आपको दिया नहीं गया है। फिर फैक्टर हमने पढ़े, कितने फैक्टर? फिर वही तुम लोग तुरंत 2 फैक्टर, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कितने हैं? 4। मेजर CO2 पहला फैक्टर, लाइट दूसरा CO2, तीसरा टेम्परेचर, चौथा वाटर। मेजर लिमिटिंग फैक्टर CO2। CO2 से किसको सैचुरेशन मिल चुका है? C4 को, लेकिन C3 अभी सैचुरेट। फुल सनलाइट के कितने % पे सैचुरेशन आ जाता है? 10% पे सैचुरेशन आ जाता है। CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना है? 300 से 400, वही माइक्रोलीटर पर लीटर वाला। और C3 का सैचुरेशन 450, C4 का 360, और 300 से 400 के बीच में है ये, यानी C3 प्लांट अभी सैचुरेट नहीं हुए हैं। तो अगर हम ग्रीन हाउस में रखें, ग्रीन हाउस में CO2 रिच इन्वायरमेंट, और वहां पर अगर हम C3 को रखें तो पैदावार बढ़ेगी, लेकिन C4 की पैदावार नहीं बढ़ पाएगी, है ना। और यहाँ पर ग्रीन हाउस क्रॉप के एग्जाम्पल हैं टोमेटो एंड बेल पेपर, और पेरिस्पम, ब्लैक पेपर एंड बीट, और पॉलीएम्ब्रियोनी, सिट्रस एंड मैंगो, और एपोमिक्सिस, एस्टेरेसी एंड ग्रासेस, और ओल्डेस्ट डोरमेंसी ल्यूपिनस आर्क्टिकस, कितने हजार साल? 10,000 साल। और दूसरा डेट पाम, कितने? 2,000 साल। कहां से खोदा गया? किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी। और पार्थिनोकार्पी बनाना, पार्थिनोजेनेसिस। वैसे कहें मेल हनी भी तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, है ना। ड्रोन, हाँ मेल हनी भी, या फिर ड्रोन हम लोग कह देते हैं। ट्रॉपिकल और टेम्परेट में किसके लिए टेम्परेचर ऑप्टिमा ज्यादा है? C3 और C4 में। C4 के लिए टेम्परेचर ऑप्टिमा ज्यादा हो जाएगा। बायोटेक में कितने स्टेप होंगे? ये लो, स्टेप है नहीं याद है। कितने स्टेप हैं? 7। और DNA फिंगरप्रिंटिंग 6। पहले किसके बताओगे? DNA फिंगरप्रिंटिंग पहला, आइसोलेशन दूसरा, डाइजेशन तीसरा, सेपरेशन चौथा, ब्लॉटिंग पांचवा, हाइब्रिडाइजेशन और छठा ऑटो रेडियोग्राफी। अब आते हैं RDT में। पहला स्टेप आइसोलेशन दूसरा, डाइजेशन तीसरा, सेपरेशन चौथा, लाइगेशन पांचवा, ट्रांसफेरिंग छठा, कल्चरिंग और सातवां एक्सट्रैक्शन डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। आइसोलेशन के लिए जो DNA होता है उसको किसमें प्रेसिपिटेट कराते हैं? फील्ड एथेनॉल में। और प्रेसिपिटेट कराने के बाद निकालने का तरीका स्पूलिंग कहलाता है, ठीक है। फिर DNA को काटने के लिए क्या यूज करते हैं? आरी। पहला आरी कौन था? HindD2। किससे निकाला गया? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी RD। कितने एंजाइम निकाले जा चुके हैं?
900 कितने स्ट्रेन से? 230। नाम का पहला लेटर कहां से आता है? जीनस से। दूसरा, तीसरा, चौथा लेटर स्ट्रेन। और रोमन नंबर ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, मतलब सीक्वेंस ऑफ आइसोलेशन को बताता है। और हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक पैलिंड्रोमिक साइट होता है। कितने बेस पेयर? 6 बेस पेयर का बना होता है। और जब कोई एंजाइम अपना काम करता है तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करता है, और इंस्पेक्शन में उस साइट पे जुड़ता है जहां पर उसका पैलिंड्रोम मिलता है, रिकॉग्निशन साइट। और रिकॉग्निशन सीक्वेंस कितने एंजाइम का? केवल एक का याद करना। कौन सा? ACOR1। क्या होता है? GAATTC। अभी परसों टेस्ट पेपर में था, तो उसमें GAATTG चौथा ऑप्शन, पहला उसमें सही था ऑप्शन। तो पहले में क्या ढूंढना था? पैलिंड्रोम, क्योंकि एक ही याद है। बाकी अगर वो ऑप्शन है तो पैलिंड्रोम चेक करोगे आप। और अलग अलग एंजाइम के रिकॉग्निशन सीक्वेंस अलग अलग है। तो अगर 900 एंजाइम तो 900 सीक्वेंस होंगे। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा सेंटर से अवे काटेगा तो स्टिकी एंड बनेंगे। और स्टिकीनेस किस में हेल्प करेगी? डीएनए लाइगेज के काम में हेल्प करती है ना। अब कटने के बाद जो डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं, कौन सी टेक्निक? एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और यहां पर डीएनए को किधर फिल करते हैं? कैथोड की तरफ। डीएनए मूव किधर करता है? एनोड की तरफ। बड़े फ्रेगमेंट किधर रहते हैं? कैथोड या वेल की तरफ। और छोटे वाले ज्यादा दूर मूव कर जाएंगे। और फिर डीएनए को हम स्टेन करेंगे, किससे? इथिडियम ब्रोमाइड। और फिर यूवी लाइट डालेंगे तो कैसे बैंड आएंगे? ब्राइट ऑरेंज कलर के। और फिर हम जेल प्लेट्स इनको निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड इल्यूजन। और फिर हम एम्प्लीफिकेशन कर लेंगे। कैसे? PCR। किसने इन्वेंट किया? कैरे मुलिस। कितने स्टेप हैं? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। और एक्सटेंशन में कौन सा एंजाइम? टैग पॉलीमरेज। किससे निकाला गया? थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से। और अगर 30 बार साइकिल चलाए तो 1 बिलियन। फॉर्मूला क्या होता है? टू द पावर n। पूछा भी गया था इस बार। तो इस फॉर्मूले से, लेकिन वो तब के लिए जब 1 से शुरू करे। सबसे बढ़िया तरीका वो मल्टीपल करते चले जाओ। जितनी साइकिल पूछे उतना नंबर लिख के और डबल करते चले जाओ, नंबर आपको पता चल जाएगा। अब एम्प्लीफिकेशन करने के बाद लाइगेशन। लाइगेशन किससे करेंगे? वेक्टर से। और वेक्टर कौन हो सकता है? प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज, YAC, BAC, कॉस्मेट। 5 बताए थे आपको। यहां 2 दिए गए, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज। किसका कॉपी नंबर ज्यादा? बैक्टीरियोफेज का, क्योंकि वायरस है ना। और वायरस तो बहुत छोटे होते हैं तो उनका कॉपी नंबर ज्यादा। प्लाज्मिड का कॉपी नंबर 1 या 2, 15 से 100 या उससे ज्यादा। और किसी भी वेक्टर के पास कितने फीचर होने चाहिए? पहला, दूसरा, तीसरा, रिकॉग्निशन साइट या क्लोनिंग साइट। PBR 322 क्या है? प्लाज्मिड या वेक्टर। क्या इसके पास तीनों चीजें हैं? क्या इसके पास ओराई है? सेलेक्टेबल मार्कर है? कितने? क्या इसके पास रिकॉग्निशन साइट है? कितनी? 8 है। तो इसमें पहले 4 चीज याद कराई थी। 1 3 5 7। 1 पे रोप, 3 पे ओराई, 5 पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, 7 पे टेट्रासाइक्लिन स्टेज। 1 पे कितनी साइट? कौन सी? PVU2। 3 पे कोई साइट नहीं। 5 पे 2, कौन सी? PST1 एंड PVU1। 6 पे 3, कौन सी? EcoR1, CLA1 एंड HindD3। और 7 पे 2, कौन सी? BAMH1 और SAL1। कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि जिस जीन को काटेंगे उसकी प्रॉपर्टी खत्म। कलर की बात करें तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाला केस है। और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में अगर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी तो कलरलेस, नॉन रिकॉम्बिनेंट तो ब्लू कलर की आएगी। तो ये हो गया लाइगेशन। लाइगेशन करने से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? कोहेन एंड बोयर इन द ईयर 1972। और किसका प्लाज्मिड यूज किया? साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम का। किसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला था? ई कोलाई के अंदर। ई कोलाई क्लोजली रिलेटेड टू साल्मोनेला। और फिर आते 5वां स्टेप, कौन सा? ट्रांसफरिंग। ट्रांसफर करने के कितने तरीके? 4। पहला हीट शॉक, दूसरा बायोलिस्टिक जीन गन, तीसरा माइक्रो इंजेक्शन, चौथा डिसार्म पैथोजन। पहला कौन सा? हीट शॉक। हीट शॉक किसके लिए? बैक्टीरिया। जीन गन प्लांट, बायोलिस्टिक
प्लांट माइक्रो इंजेक्शन, एनिमल डिसआर्म पैथोजन, दोनों के लिए हीट शॉक में कितना टेम्परेचर, पहला काम डाइवेलेंट केटाइन जैसे कैल्शियम आयन से ट्रीट करेंगे, दूसरा आइस, देन हीट, देन आइस। बायोलिस्टिक या जीन गन में माइक्रो पार्टिकल किसके बने हैं, गोल्ड या टंगस्टन के द्वारा। डिसआर्म पैथोजन प्लांट के केस में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का टीआई प्लाज्मिड, और एनिमल के केस में रेट्रोवायरस को। डिसआर्म मतलब बीमारी कॉज ना करें लेकिन जीन को ट्रांसफर कर पाए। छठा स्टेप, हाँ छठा स्टेप, अब ट्रांसफर हो गया तो कल्चर करेंगे, और कल्चर छोटे लेवल की बड़े लेवल पे, और बड़े लेवल पे क्या चाहिए, कितना वॉल्यूम, 100 से 1000 लीटर। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय रिएक्टर, स्ट्रिंग टाइप कितने तरह के, पहला सिंपल, दूसरा स्पाज, और फिर एक्सट्रैक्शन। द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन इज डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में पहला सेपरेशन, देन प्यूरिफिकेशन, देन क्लिनिकल प्रिजर्वेटिव, देन क्लिनिकल ट्रायल अगर दवाई है तो, फिर हाँ फिर मार्केटिंग, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, एंड देन मार्केटिंग। समझ में आई बात। बायोटेक की कितने एप्लीकेशन है, 2 3, अरे अबे बहुत सारे हैं। हमें कितने पढ़ने हैं, 2 एप्लीकेशन पढ़ने, पहला एग्रीकल्चर, दूसरा मेडिसिन के क्षेत्र में। तो एग्रीकल्चर में 3 बातें बताई थी, पहला गोल्डन राइस एनरिच्ड इन विटामिन ए, एंड दिस इज बायोफोर्टिफिकेशन, एक वर्ड बताया तो जो एनसीईआरटी में नहीं नीट में पूछा गया है। दूसरा बीटी कॉटन, बीटी इज द बैसिलस thuringiensis, डिप्टेरा का मेंबर, अबे फ्लाइज एंड मॉस्किटो, टोबैको बडवर्म, आर्मी वर्म, बीटल, बीटल की कितनी जातियां, चींटियों की, एंट की, अच्छा मछलियों की, वर्टिब्रेट की, ये वर्टिब्रेट की। मछलियां जब आधी तो उसके दुगनी होंगी, 56,000 के आसपास। और भूल गया क्या वो, अरे बे ये वर्टिब्रेट कैसे बनाया था बताओ, ये क्या थी, मछलियां, और फिर ऐसे बनाया था, आधा ये है, आधा कितना हो 28,000, तो पूरा 56,000। तो वर्टिब्रेट की कितनी 55,000 होती हैं, लेकिन आप 56 याद कर लो, समझे कि नहीं। ऑर्किड की 20,000, मछलियों की 28,000 जाती है, वापस आ जाते हैं। कहां पे थे हम लोग, बीटी। तो बीटी टॉक्सिन को कौन कोट करता है, क्राइजिन। बीटी टॉक्सिन किस पीएच पर एक्टिव है, एल्कलाइन, लाइसोसोमल एंजाइम एसिडिक पीएच पर। और जो क्राइजीन हो स्पेसिफिक है, तो अगर कौन बोरर के लिए यूज करना है तो क्राई 1AB, और बोलवर्म के लिए क्राई 2AB एंड क्राई 1AC, याद आया। और वो टोबैको की रूट को बचाने के लिए MI से, MI इज द मेलोडिगाइन इनकॉग्निशिया, कौन सा तरीका, आरएनए इंटरफेरेंस, मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग। और यहां पर कैसे करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, और ट्रांसपोजॉन भी यूज करते हैं। ट्रांसपोजॉन क्या है, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, और जीन ट्रांसफर के लिए एग्रोबैक्टीरियम, क्योंकि प्लांट में ट्रांसफर करना है ना, तो एग्रोबैक्टीरियम का यूज हम लोग करते हैं। कितने ट्रांसजेनिक ट्रांस थेरेप्यूटिक्स बनाई दुनिया भर में यूज हो रहे हैं, 30, और इंडिया में 12। एक सिलेबस में है, कौन सा, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, किसने बनाया, एली लिली ने, इन द ईयर 1983। प्रो इंसुलिन में कितनी चेन, 3 चेन, इंसुलिन में 2, तो किसका रिमूवल हुआ, तो एली लिली ने किया कि नहीं किया, नहीं किया। उसने कितनी चेन यूज की, अलग अलग के साथ में बनाया, अलग अलग बना, और बाद में उनको जोड़ दिया, कैसे, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जोड़ दिया गया। दूसरा क्या था, जीन थेरेपी। पहली जीन थेरेपी कब यूज हुई, 1990, फॉर द 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। कौन सी बीमारी, स्किड। स्किड इज द सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। और उसमें कितने तरीके ट्रीटमेंट के, 4। पहला बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, दूसरा
एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तीसरा, इन्फ्यूजन ऑफ जेल, जेल इज द जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। और चौथा, जीन थेरेपी इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। चार में कितने नॉन क्यूरेबल मतलब टेम्पोरेरी कितने हैं? 3। परमानेंट जीन थेरेपी कितने? 2। कौन सा? तीसरा और चौथा जीन थेरेपी के हैं। यानी जीन थेरेपी में जो तीसरा वाला तरीका है वो टेम्पोरेरी है और चौथा वाला परमानेंट की ओर हो सकता है। तीसरा क्या था? हाँ, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए किसका यूज करते हैं? 3 तरीके। पहला पीसीआर, दूसरा एलाइजा, तीसरा आरडीटी। एलाइजा इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। प्रोब इज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल। और अगर म्यूटेटेड जीन है तो फोटोग्राफी फिल्म पे नजर क्यों नहीं आएगा? कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो नहीं कर रहा है। और अगर नॉर्मल जीन है तो नजर आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? ट्रांसजेनिक एनिमल। कितने यूज बताए थे? 5। ट्रांसजेनिक एनिमल सबसे ज्यादा कौन से हैं? माइस। कितने परसेंट? हाँ, 95%। पहले ट्रांसजेनिक काऊ रोजी कब बनाई गई? 1997। कौन सी प्रोटीन? अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन। और एम्फिसिमा को ट्रीट करने के लिए अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। और नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। एक ही तो नाम बताया है। और ट्रांसजेनिक मॉडल कितनी बीमारियों के लिए? 4। पहला कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्जाइमर एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी किस में चेक की गई? माइस में। वैसे कहें ट्रांसजेनिक माइस में, माइस में थोड़ी चेक की गई थी, ट्रांसजेनिक माइस में चेक की गई थी। और फिर वो हमने पढ़ा था जीएक, फुल फॉर्म इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। और किन किन चीजों की पायरेसी अमेरिकन कंपनी ने की? बासमती राइस, टर्मरिक एंड नीम। और बासमती राइस की कितनी वैरायटी इंडिया में? 2 लाख। नहीं, बासमती की 27 और राइस की कितनी? 2 लाख। और यहां पर हम लोगों ने बात की थी बायोपायरेसी के बारे में। और बायोपायरेसी में अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी बिना पूछे और बिना पैसा दिए हुए किसी के रिसोर्स को यूज करती, दैट इज कॉल्ड बायोपायरेसी। और इसीलिए इंडियन पेटेंट बिल में एक संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? सेकेंड अमेंडमेंट। कब किया गया? हाल ही में, रिसेंटली 2005 में कर दिया गया था। अभी हाल ही की बात है। बहुत संशोधन तब से हो गए। एमटीपी एक्ट 1900, एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2017। इतना ही रखें। कल तो टेस्ट है आपका, टेस्ट दो परसों प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या रिवाइज करोगे? हाँ, तो एक तो हम लोग कर लेंगे फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन और उधर एसआरएफपी हम लोग। और टाइम अगर मिलेगा तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी रिवाइज करा देंगे। तो प्लांट की टॉपिक रहेंगे उस दिन, है ना? ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू।